हेलो दोस्तों, मैं पंकज सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर पर स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको आज के लिए हम आपको एक स्पेशल वीडियो के साथ उपस्थित हैं इंग्लिश के। जैसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर आप हमको इंग्लिश के बारे में कुछ बताइए, इंग्लिश से संबंधित वीडियो बनाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का लगभग 80% 90% लोगों की इंग्लिश जो होती है बहुत पुअर होती है। तो आज इस आपके यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी एकदम समझ लीजिए शून्य से लेकर के शिखर तक की तैयारियां इंग्लिश की करवाई जाएंगी। चाहे वो इंग्लिश की जो हमारे चैनल पे तैयारियां करवाई जाएंगी, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, लोकेशन टू ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को देखते हुए कराई जाएंगी। मीन्स क्या है कि आपकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए, जैसे बहुत सारे जो भी लोग एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट से संबंधित बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि सर हमको आप इंग्लिश जो है हमारी बहुत पुअर है, हम इंग्लिश नहीं पढ़े हैं, तो हमको आप इस तरह से इंग्लिश बताइए कि हमें कुछ आ जाए। जैसे सुपर टेट के एग्जाम में इंग्लिश का 10 मार्क्स से पूछा जाता है, और 10 मार्क्स आप जानते हैं कि सुपर टेट में एक एक दो दो नंबर के मार्क्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। जिस कारण से आप अगर हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो हमारा परम कर्तव्य, धर्म और दायित्व बनता है कि आपको कहीं ना कहीं से आपके सिलेक्शन को मजबूत करा देना ही, यानी आपको सिलेक्शन दिलाना ही इस चैनल का परम कर्तव्य है। और इस चैनल का मात्र एक उद्देश्य है हमारे द्वारा, हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि हमारे लाइक्स होंगे, व्यूअर्स होंगे, फॉलोवर्स होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमारा एक है कि हमारे चैनल से जितने भी लोग जुड़े वह कहीं से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, और हर यथासंभव हम आपकी हेल्प के लिए जो है तत्पर हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि इंग्लिश की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ग्रामर की एक इम्पोर्टेंस होता है कि ग्रामर आज हम आपको बताएंगे, यहाँ से इंग्लिश ग्रामर की स्टार्टिंग होगी। ग्रामर के हिंदी में देखिए क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। देखिए, ग्रामर व्याकरण तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, जैसे हिंदी में भी व्याकरण होते हैं, इंग्लिश में भी व्याकरण होते हैं, संस्कृत में भी व्याकरण होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि व्हाट इज ग्रामर, व्याकरण क्या होता है। तो देखिए, व्याकरण वह भाषा होती है जिससे हम शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना और समझना जानते हैं। जैसे शुद्ध मेनली तो ये होता है कि शुद्ध शुद्ध लिखना हम जानते हैं। ग्रामर, अगर हमको ग्रामर का नॉलेज है, ज्ञान है, तो लिखने में या बोलने में कोई त्रुटि नहीं होती है। तो वही व्याकरण कहलाता है कि व्याकरण वह भाषा है जिससे हमें शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना आता है, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे सबसे इंग्लिश की जो शुरुआत होती है यहीं से शुरुआत होती है। यदि हमको टेंस पता है तो हम नरेशन जान जाएंगे, फिगर ऑफ स्पीच जान जाएंगे, वॉइस जान जाएंगे, और सिंटैक्स, सिंथेसिस, जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच इत्यादि होती हैं, सबकी जो स्टार्टिंग बेस होता है वो आपका टेंस होता है। तो सर्वप्रथम हम आपको टेंस के बारे में बताएंगे। तो आइए आज हम जान गए कि व्याकरण होता क्या है। तो व्याकरण वह भाषा है जिसके माध्यम से हम शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना जानते हैं, वो क्या होता है, हमारा व्याकरण होता है। तो आइए आज हम इंग्लिश ग्रामर के व्याकरण में सर्वप्रथम आपके पहले लेक्चर में, यह हमारा लेक्चर फर्स्ट है, लेक्चर फर्स्ट इंग्लिश की जो शुरुआत है आज की टेंस से है। तो देखिए, टेंस क्या होता है कि टेंस कहते किसे हैं। अगर हम जानेंगे कि टेंस कहते किसे हैं, काल होता क्या है, तो फ्रेंड्स जो काल होता है अंग्रेजी में अनुवाद करते समय जो है, बहुत सारे जब हम अनुवाद करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमको टेंस की आवश्यकता होती है। तो जिस शब्द से हमें क्रिया करने के समय का ज्ञान प्राप्त होता है, जिस शब्द से हमें क्रिया करने का ज्ञान प्राप्त होता है, वही क्या कहलाता है, हमारा जो है टेंस कहलाता है। जिस शब्द से हमें क्रिया करने का ज्ञान प्राप्त होता है उसे टेंस कहते हैं। तो आपने आज जान लिया कि टेंस क्या है, कि जिस शब्द से हमें क्रिया करने का ज्ञान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। तो ये हो गया टेंस के बारे में। टेंस शब्द से कार्य करने के समय का निर्धारण किया गया कार्य समय पर शुरू हुआ, पूर्ण हुआ एवं समाप्त हुआ। इस प्रकार से जो है जो टेंस होते हैं, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ टेंस। तो आप जानेंगे
कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेनली टेंस। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेनली टेंस। टेंस के मुख्यतः जो होते हैं आपके 3 पार्ट होते हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस और सेकंड होता आपका पास्ट टेंस और आपका जो थर्ड है वो क्या है, फ्यूचर टेंस। तो आप ध्यान देंगे कि आपके टेंस के कितने पार्ट होते हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के जो है मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होते हैं। और अब हम जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है और पास्ट टेंस क्या होता है और फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो देखिए जो काल चल रहा हो, देखिए प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं। अब हम एक एक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आपका देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनके तीनों के अलग अलग 4 टाइप्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट, पास्ट टेंस के 4 पार्ट और फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट। जैसे कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट जो है, जैसे इंडेफिनिट एक होता है, इंडेफिनिट हुआ, कॉन्टिन्यूअस हुआ, परफेक्ट हुआ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम सबको अगर ऐड कर दें तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट में भी होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली फ्यूचर के भी इसी तरह से होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो 4 इसके और 4 इसके, मीन्स जो है टेंस के 3 मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। आप आसानी से समझिए कि टेंस के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं और इन तीनों के 4 पार्ट होते हैं। तो 4 3 12 टेंस हो। इस तरह से विस्तार में एक्सपेंशन फॉर्म में देखेंगे तो 12 टाइप होते हैं और मेनली 3 टाइप्स होते हैं। अब हम सबसे पहले आपको एक एक के बारे में बताते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो देखिए प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है, इसकी जो हिंदी होती है, जैसे आप हिंदी में पढ़े होंगे वर्तमान काल। मीन्स क्या है, वर्तमान काल होता क्या है कि जो काल चल रहा हो या प्रगति पर हो, जो काल चल रहा हो या प्रगति पर हो, आप ध्यान देंगे वही होता है प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल होता है। अब इसमें देखिए क्या होता है कि प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस क्या होता है, दोनों तीनों को हम एक ही साथ पहले बता दे रहे हैं। प्रेजेंट टेंस जो कार्य चल रहा हो या प्रगति पर हो वह वर्तमान काल होता है, और जो बीत गया हो वह पास्ट टेंस होता है, भूतकाल, और जो आने वाला हो फ्यूचर होता है, वो भविष्य काल या भविष्यत काल होता है। ये होते हैं आपके तीनों की जो एक्सपेंशन फॉर्म और इसकी हिंदी स्वरूप यही होता है। तो देखिए प्रेजेंट टेंस में अभी हम टेंस जानने से पहले थोड़ा सा जान लेंगे कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होते हैं। तो देखिए सब थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया और मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। तो देखिए सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होते हैं। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब जो होती है, सहायक क्रिया सदैव अपने वाक्य में प्रयुक्त कर्ता के नंबर, पर्सन और जेंडर आदि के अनुसार प्रयुक्त होती है। तो आप याद रखेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह सदैव अपने वाक्य में प्रयुक्त कर्ता के नंबर, पर्सन और जेंडर आदि के अनुसार प्रयुक्त होता है। अर्थात यदि कर्ता एक वचन का होता है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। अब हम जानेंगे कि जो है कर्ता एक वचन कर्ता कौन होता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जो होते हैं एक वचन कर्ता में ही, सी, इट या किसी का इकलौता नाम, जैसे किसी का नाम हो जाए, कोई भी नाम आपका हो जाए, जैसे रमेश, किसी का सिंगल नाम होता है तो ये होता है आपका सिंगुलर नंबर। और प्लूरल नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर का मतलब है बहुवचन जो है। तो बहुवचन में क्या होते हैं, जैसे आई,
वी, दे, यू, या किसी का नाम एंड से जुड़ा हो, जैसे राम एंड श्याम, किसी का नाम एंड से जुड़ा हो तो ये क्या होता है, आपका प्लूरल नंबर होता है। तो ये हो गए सिंगुलर नंबर, एक वचन करता ही, सी, इट, या किसी का इकलौता नाम, अकेला नाम होना चाहिए, जैसे रमेश, रवि, सुरेश, पंकज, कुछ भी हो सकता है, तो ये सिंगल नाम होना चाहिए। और प्लूरल नंबर में आई, वी, दे, यू, या किसी का नाम एंड से जुड़ा हो, जैसे रवि एंड पंकज, यह भी हो सकता है, या कोई भी आपका नाम एंड से जुड़ता है तो ये आपका प्लूरल नंबर में होता है। तो ये हो गए आपके क्रिया के बारे में, हमने आपको हेल्पिंग वर्ब बता दिया। अब दूसरा पार्ट है आपका है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे कि मुख्य क्रियाएं सदैव जो होती हैं टेंस में पहचान के आधार पर अपने फॉर्म मीन्स रूप के अनुसार प्रयुक्त होती हैं, और इसके मुख्यतः 4 रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। तो आपके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। देखिए फर्स्ट फॉर्म जो होता है इसको बेस फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म बोलते हैं। और सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस बोलते हैं। इसको सेकंड फॉर्म को पास्ट टेंस बोलते हैं। और जो थर्ड फॉर्म होता है इसको क्या बोलते हैं? जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। और जो आईएनजी फॉर्म होता है इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ से आपकी इंग्लिश की जो आपके फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म, सेकंड फॉर्म को पास्ट टेंस, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और वी कैन से दैट पीपी फॉर्म, यानी पीपी मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ये हो गए आपके मुख्य क्रिया से संबंधित आपकी ये चीजें हो गई। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म से सॉरी आईएनजी फॉर्म होता है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म होता है। अब ये आपका, अगर यहाँ तक आपको इसका नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके एकदम सबसे अलग और सबसे आसान लैंग्वेज में हम आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन कराएंगे, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आइए अब हम प्रेजेंट टेंस के बारे में, ये तो आपकी जनरली नॉलेज थे। आप जानेंगे कि एक वचनकर्ता कौन होते हैं, सी, इट या किसी का इकलौता नाम भी, और बहुवचनकर्ता आई, वी, दे, यू या किसी का नाम एंड से जुड़ा हो। और ये हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती हैं। सहायक क्रिया में जैसे इज, आर, एम, डू, डज, ये सब आपकी होती हैं। और मुख्य क्रिया में क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। अभी हम आपको बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब के बारे में बताएंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या है और एक्सिलरी वर्ब क्या है। तो आइए हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपकी प्रेजेंट टेंस के बारे में बताते हैं और इसके टाइप्स के बारे में बताएंगे विद एग्जांपल। तो देखिए प्रेजेंट टेंस क्या होता है कि जिससे इसकी जो इंट्रोडक्शन होती है, इंट्रोड्यूस इसका क्या होता है आप जान लीजिए थोड़ा सा, इसकी पहचान क्या होती है। देखिए जो प्रेजेंट टेंस होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में है, हूँ, हो, जिस हिंदी वाक्य के, आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में है, हूँ, हो आदि शब्द आते हैं, वह क्या कहलाता? आपका प्रेजेंट टेंस कहलाता है। आपको एक बार पुनः बता रहे हैं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में हैं, हूँ, हो आदि आते हैं तो वो आपके शब्द आदि आ रहे तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। देखिए रूल्स आपको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। जैसे रूल नंबर फर्स्ट आपका क्या है? रूल नंबर फर्स्ट यही कहता है कि यदि क्रिया एक कर्ता एक वचन का हो, एक वचन का कर्ता ही, इट या किसी का नाम, यदि कर्ता एक वचन का हो तो क्रिया भी एक वचन की होती है। और ये जैसे यदि कर्ता एक वचन का हो तो क्रिया भी एक वचन का
जो है के साथ जो है हम क्या है इज का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता एक वचन का मतलब ही, सी, इट या किसी का नाम होता है, किसी का नाम हो जाए तो यदि कर्ता एक वचन का हो तो उसके साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, इसमें है कि। और दूसरा रूल होता है, रूल नंबर 2 इसका होता है, एकदम बेसिक हम आपको समझा रहे हैं, समझ लीजिए। और यदि कर्ता बहुवचन का हो, बहुवचन में एक्सेप्ट टू आई को छोड़ करके वी, दे, यू या किसी का नाम एंड से जुड़ा हो, या किसी का नाम जैसे रवि एंड पंकज, तो इसमें क्या किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ केवल आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो आप ध्यान देंगे एक वचनकर्ता के साथ ही और बहुवचनकर्ता में आई को छोड़ करके वी, दे, यू और किसी का नाम एंड से जुड़ा उसके साथ आर, और केवल आई के साथ क्या जोड़ते हैं, एम जोड़ते हैं। जैसे कह दिया जाए कि तुम बुद्धिमान हो, जैसे आप देखिए एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कह दिया गया तुम बुद्धिमान हो, तो इसका यू, और बहुवचन है तो बहुवचन के साथ अभी हमने आपको बताया आर जुड़ता है, यू आर वाइज, तुम बुद्धिमान। जैसे रवि और पंकज मित्र हैं, तो हो गया इसका क्या हो जाएगा, रवि एंड पंकज आर फ्रेंड। इस तरीके से जो भी होते हैं, जैसे कह दिया जाए कि हरि एक ईमानदार लड़का है, या कुछ भी कह दिया जाए, देखिए एकदम आसान, हरि ईमानदार है, तो हो गया हरि, एक वचन है, एक वचन के साथ इज, ऑनेस्ट। और कह दिया जाए कि मैं, जैसे इसके साथ आई के साथ क्या जोड़ते हैं, एम जोड़ते हैं, तो इसका हो जाएगा, जैसे कह दिया जाए कि मैं चालाक हूँ, तो ये होगा आई एम क्लेवर। तो ये आपके हो गए प्रेजेंट टेंस के बारे में। अब हम आपको इसके टाइप्स के बारे में बताएंगे कि इसके जो 4 टाइप्स होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। बेहद आसान तरीके से विद ट्रिकली मैं आपको इंग्लिश समझा रहा हूँ। एकदम इंग्लिश से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको बेसिक नॉलेज आपको हम देंगे इंग्लिश का, जिससे आपको इंग्लिश एकदम सरल हो जाएगी। तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अब देखिए प्रेजेंट टेंस के पार्ट के बारे में हम देखेंगे। तो एक एक पार्ट को देख लेते हैं इसके, और इसी वीडियो में हम आपको सभी पार्ट करवा देंगे। तो प्रेजेंट टेंस आपका जो पहला टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट टेंस। ये होते हैं 4 प्रकार के। चारों प्रकार में पहला एकदम आसान इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका होता है। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये होते हैं। तो फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसकी हिंदी होती है सामान्य वर्तमान काल। इसको हिंदी इसकी देख लीजिए, बहुत सारे लोग हिंदी नहीं जानते हैं, तो आप ध्यान देंगे, सामान्य वर्तमान काल इसकी हिंदी होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट का वैसे मतलब जो होता है अनिश्चित होता है, तो वर्तमान अनिश्चित काल भी कहते हैं या सामान्य वर्तमान काल भी कह सकते हैं।
और इसको क्या बोलते हैं, इसको सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है इसको किस नाम से जाना जाता है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के नाम से जाना जाता है। और इसकी पहचान क्या होती है, तो आइए हम इसकी पहचान के बारे में आपको बताते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द जुड़े रहते हैं, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द जुड़े रहते हैं, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब हम आपको इसमें पूरी हम डिटेल्स आपको बता दें, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के बारे में हम आपको चर्चा करते हैं। तो आइए हम इसकी पहचान हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द जुड़े रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें हम आपको बताएंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है। पहले तो हम यही जानना चाहिए हमको, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को और क्या कहते हैं, असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस, या इसको एक और नाम से जानते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। ये हो गया असर्टिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस। क्या होता है कि इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया जो मतलब जो साधारण होते हैं, जिसमें नॉट या नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह सब का प्रयोग नहीं होता, वो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया इज, आर, एम तथा डू या डज का प्रयोग नहीं होता। आप ध्यान देंगे कि असर्टिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे इज, आर, एम और डू या डज, इन सब का प्रयोग नहीं होता है। इसमें प्रयोग किसका होता है, यस या ईएस, इनका प्रयोग जो है नहीं होता है। और किसका होता है तब, यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। एकदम बेसिक समझिए आप, का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है कि यस का प्रयोग कहाँ होता है और ईएस का प्रयोग कहाँ होता है। तो चूंकि प्रत्येक क्रियाएं बहुवचन में होती हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि एवरी वर्ब्स हैज इन प्लूरल फॉर्म, प्रत्येक क्रियाएं बहुवचन में होती हैं। आप ध्यान देंगे कि प्रत्येक क्रियाएं बहुवचन में होती हैं, अतः एक वचन बनाने के लिए जो है क्या किया जाता है, यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक क्रियाएं बहुवचन में होती हैं, इसीलिए यस या एक वचन बनाने के लिए यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। अब बात ये आती है कि ईएस का प्रयोग कहाँ करते हैं, कि जब वाक्य में ओ हो, सीएच हो, एसएच हो, यक्स हो, तो हम क्या करते हैं, जो है जैसे पुश है तो इसका जब एक वचन इसमें बनाते हैं तो क्या हो गया, पुसेज हो गया। आक्स है तो आक्सेज, ऑक्सन हो गया। तो मैंगोज हो गया, ईएस। इस तरह से जोड़ते हैं तो ये किसमें, ईएस में जोड़ते हैं। और शेष के साथ क्या जोड़ते हैं, यस जोड़ते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ओ सी एच, एस एच, एस एक्स और डबल एस, इस तरीके से सब होते हैं। तो ईएस का प्रयोग करते हैं और शेष के साथ यस का प्रयोग करते हैं। तो यस या ईएस का प्रयोग आप जान गए। अब देखिए इसमें होता क्या है कि एक वचनकर्ता के साथ एक वचन की क्रिया तथा बहुवचनकर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया होती है। तो आपका इसका रूल होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब और यस या ईएस। देखिए जो है आपका इसका एक रूल होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एक वचनकर्ता के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब और यस या ईएस का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट का अंत में प्रयोग करते हैं। और प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब तो होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यही थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसमें यस या ईएस का प्रयोग करते हैं और प्लूरल फॉर्म में जो है यस या ईएस का प्रयोग नहीं हो करते हैं। जैसे आपका हो गया कि वह स्कूल जाता है, तो यह आपका जो है साधारण वाक्य है कि वह स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल हो गया, ये आपका इसका ट्रांसलेशन हो गया। जैसे हम हॉकी खेलते हैं, जैसे आपका दूसरा एग्जांपल प्लूरल का दे सकते हैं कि हम हॉकी खेलते हैं, तो इसका हो गया वी आर प्ले हॉकी, वी आर प्ले हॉकी। तो ये आपके साधारण वाक्य हो गए। अब आपको हम बताएंगे निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के में नहीं शब्द जुड़ा रहता है वह आपका क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है। तो आइए हम आपको निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताते हैं। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हमने आपको बता दिया, अब हम आपको निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताते हैं। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक इसमें है निगेटिव सेंटेंस। शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द जुड़ा रहता है तो वो क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और इसमें जो होता है एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है, परंतु उसकी मुख्य क्रिया में यस या ईएस जो है नहीं जोड़ते हैं। तो अभी आपने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो है जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग किया। एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट, बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट, और इसमें यस या ईएस का यूज नहीं किया जाता। आप यही ध्यान देंगे, सिर्फ आप ध्यान देंगे एक शब्द जो है, एक लाइन कि एस या ईएस का प्रयोग कहाँ होता है, तो साधारण वाक्य में होता है। निगेटिव में इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में नहीं होता है। तो इसमें क्या इसका जो अगर हम लिखना चाहेंगे, इसका रूल होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका हम रूल्स आपको लिख दे रहे हैं, आप एकदम रूल्स लिख सकते हैं कि निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। निगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब या डज नॉट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा आपका है, दूसरा रूल प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट सेम वही तरीका, डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपके सेम वही तरीके से होते हैं। तो ये आप रूल याद रखेंगे। ये आपके निगेटिव सेंटेंस हो गए। अब आपका होता है नेक्स्ट टॉपिक का आपका क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे अब इसमें देखिए थोड़ा सा और भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर वाक्य में कभी नहीं हो, अगर वाक्य में जो है कभी नहीं दिया गया हो, नेवर, कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है, कभी नहीं की इंग्लिश होती है आपकी, बताइए आप, नेवर। नेवर मीन्स होता कभी नहीं।
कभी नहीं हो तो वर्ब से पहले नेवर लगाते हैं तथा डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग जो है इस जो हेल्पिंग वर्ब है सहायक क्रिया इसका प्रयोग जो है नहीं किया जाता है। जो है इसमें नेवर के साथ एक वचन संज्ञाओं के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में क्या करते हैं यस या ईएस जोड़ते हैं और नेवर के साथ बहुवचन संज्ञाओं के लिए वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ, आई डू नॉट लर्न माई लेसन। जैसे इसका हो जाएगा मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ, तो इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा आई डू नॉट फर्स्ट फॉर्म लर्न, आई डू नॉट लर्न माई लेसन, आई का माई लेसन। अगर इसमें दिया जाए और भी एग्जाम्पल्स दे दिए जाए कि वह कभी झूठ नहीं बोलता, ही नेवर टेल्स ए लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी ही नेवर टेल्स ए लाई। तो ये हो गए आपके नेगेटिव सेंटेंस। अब हम आपको इंट्रोगेटिव के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराते हैं कि इंट्रोडक्शन नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी जो होता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं कि जिस हिंदी वाक्य में जो है आपका प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से हमें प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। अब ये प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, यस आर नो टाइप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कितने टाइप टू टाइप। पहला जो होता है यस आर नो टाइप सेंटेंस और दूसरा जो होता है आपका WS टाइप। तो देखिए हम आपको जो है बताने जा रहे हैं कि यस आर नो टाइप सेंटेंस क्या होता है या यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जिस वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से होता है, किस शब्द से होता है क्या शब्द से होता है, तो वो आपका जो सेंटेंस होता है इसमें क्या होता है जैसे क्या तुम बाजार जो है जा रहे हो या क्या तुम बाजार, तो इसका जो जवाब होता है यस आर नो में दिया जाता है। तो इसीलिए इसको क्या है यस आर नो टाइप, इसका जवाब हम हाँ अथवा नहीं में देते हैं। तो ये एस आर नो टाइप हाँ या ना टाइप का होता है। और WS टाइप क्या होता है WS टाइप में कि जिस हिंदी वाक्य के मध्य में कहाँ कब कौन या क्या कैसे आदि आते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में कहाँ वाक्य के बीच में अंत में नहीं मध्य में कहाँ कब कौन कैसे क्यों आते हैं तो वो आपके WS टाइप कहलाते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल में दे सकते हैं कि क्या वह किताब पढ़ता है, तो हो जाएगा डज ही रीड ए बुक। क्या वह किताब पढ़ता है डज ही रीड अ बुक हो गया। और आपका होता है एक और जैसे आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारे जो है हिंदी ट्रांसलेशन बना सकते हैं। और आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप वी कैन कॉन्टेक्ट टू में आप हमसे पर्सनल संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता होगा 7800010251 हुआ है। तो इस पर आप पूछ सकते हैं। आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स बहुत सारे ट्रांसलेशन मैं आपको बताऊंगा। या अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे जो है नॉलेज आपको गेन हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हो गए यस आर नो टाइप और मतलब इंट्रोगेटिव हो गया। और एक हम आपको इसके चौथा पार्ट के बारे में बताते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव क्या। तो देखिए हम आपको थोड़ा सा जल्दी इसको बता दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, इसको आपको पता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। देखिए जिसमें क्या है कि जिसमें प्रश्न पूछने का भी बोध हो और नहीं, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह और नहीं दोनों का प्रयोग होता है वो क्या होता है आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है। जिस प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं शब्द जुड़ा रहता है उसे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं।
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव की तरह बनाते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं, केवल कर्ता के पश्चात नॉट और लगा देते हैं। और इस वाक्यों में WH वाले वाक्यों में भी डू या डज लगाते हैं। वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। इसमें जो है वाक्य के अंत इंट्रोगेटिव में भी जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, तो और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका हो गया कि क्या तुम इतिहास नहीं पढ़ते हो। जैसे आपका एक हो गया क्वेश्चन, आपका हो गया एक सेंटेंस हो गया, क्या तुम इतिहास या विज्ञान, कुछ भी कह सकते हैं, विज्ञान नहीं पढ़ते हो, तो इसका प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। और इसकी इंग्लिश क्या होगी, डू। देखिए यू है तो यू है तो यू जो है बहुवचन करता है, इसके साथ क्या लगाएंगे, डू यू। अब देखिए डू नॉट नहीं लगाएंगे बल्कि कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं, डू यू नॉट रीड साइंस, SCIENC साइंस। और यहाँ फुल स्टॉप ना लगा करके क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो ये आपके हमने 4 पार्ट के बारे में बता दिया कि चारों पार्ट में होते क्या हैं। तो आइए अब हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बता दिए, उसके चारों पार्ट के बारे में बता दिए। इसी तरीके से आपका क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो इस वीडियो में हम आपको जो है प्रेजेंट के सभी पार्ट को बता देंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है तथा रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं तो वह क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इज, आर और एम का प्रयोग किया जाता है, इज, आर, एम का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो मेन वर्ब होती है, वो मेन वर्ब इसमें कौन सी होती है, आपकी जो मुख्य क्रिया का इसमें कौन सा फॉर्म लगाते हैं, तो आप याद रखेंगे ING फॉर्म। वी यूज ING फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ये इतना पोर्शन आप याद रखेंगे, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर नेगेटिव हो गया तो इसमें क्या है कि इज नॉट और नॉट, एम नॉट लगा देंगे। और अगर इंट्रोगेटिव होगा तो सेम उसी तरीके से इंट्रोगेटिव ये इज, आर, एम का प्रयोग पहले कर देंगे। एक वचन कर्ता, देखिए एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग, बहुवचन कर्ता के साथ जो है आई को छोड़ करके आर का प्रयोग, और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो सारी चीजें हम आपको पूर्व में बता चुके हैं। तो ING फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लगाते हैं। तो ये हो गया आपका। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में होगा तो सेम उसी तरह से करेंगे कि इसका जो है पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जो है आपका हेल्पिंग वर्ब होगा ये, और सब्जेक्ट होगा, और ING फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रूल होता है। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा कि जो है WH वर्ड पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जो है आपका नॉट लिखेंगे, फिर आपका ING फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब होगा, फिर क्या होगा आपका जो है अंत में ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हो गए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। जैसे रमेश विद्यालय जा रहा है, जैसे कह दिया जाए रमेश विद्यालय जा रहा है, तो हो गया जा रहा है, तो रमेश इज गोइंग टू स्कूल। अब कह दिया जाए कि रमेश विद्यालय नहीं जा रहा है, तो रमेश इज नॉट गोइंग टू स्कूल। अगर कह दिया जाए कि क्या रमेश विद्यालय जा रहा है, तो इज रमेश गोइंग टू स्कूल। और इसी को चौथे पार्ट में चेंज कर दिया गया कि क्या रमेश विद्यालय नहीं जा रहा, तो हो जाएगा इज रमेश नॉट गोइंग टू स्कूल। इस तरीके से हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना लेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पूर्ण। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। इसमें सहायक क्रिया क्या लगाते हैं, हैज या हैव लगाते हैं। एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग और बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग।
और थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन। मुख्य क्रिया का कौन सा रूप, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो और इसी तरीके से जो जैसे आपने उसमें चेंज किया, असर्टिव सेंटेंस, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका अगर एग्जांपल दे दिया जाए कि बहुत सारे आप एग्जांपल दे सकते हैं इसके, कि जैसे राम खाना खा चुका है, तो हो जाएगा राम हैज, थर्ड फॉर्म ईट एट ईटेन फूड। अब अगर राम खाना नहीं तो यहाँ हैज नॉट लगा देंगे, और इंट्रोगेटिव होगा तो हैज पहले कर देंगे, और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होगा तो हैज राम नॉट लगा देंगे, ईटन फूड। इस तरह से आप एकदम आसान तरीके से बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो हैज और हैव का प्रयोग करते हैं आप। चुका है, चूंकि इसकी पहचान होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट, इसके बाद आपका चौथा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है कि इसकी भी पहचान होती है। इसकी पहचान होती है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं, प्लस इसमें क्या एक विशेष बात होती है कि इसमें टाइम दिया रहता है। और इसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और फॉर डेफिनिट टाइम, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, इसमें थोड़ा सा ये अलग होता है। फॉर डेफिनिट टाइम, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। और फॉर इनडेफिनिट टाइम के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का। जैसे सिंस में, जैसे निश्चित समय में क्या होते हैं, जैसे आपका निश्चित समय है कि जैसे निश्चित समय के अंतर्गत आपके कौन से आ जाते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि रविवार से सोमवार से सप्ताह के नाम जो है या मंथ के नाम ये आपके निश्चित हो जाते हैं। अभी कह दिया जाए कि 2 घंटे से, तो किस 2 घंटे से, दैट इज नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं होता है, तो आपका फार लगाते हैं। तो ये हो गए सिंस और फार हो गए आपके। और इसमें जो होता है मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही बताएंगे हम आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम इन प्रेजेंट के सभी उदाहरणों को बताएंगे, एग्जाम्पल्स को बताएंगे। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, और उससे पहले इस वीडियो का आप नोट्स बना लीजिए और अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए, जिससे आपको इंग्लिश समझने में बेहद आसानी होगी। तो हम प्रेजेंट के बारे में आप बताए, टेंस के बारे में बताए, ग्रामर के बारे में बताए, और प्रेजेंट के चारों पार्ट बताए इस वीडियो में। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके पास्ट के बारे में बताएंगे और फ्यूचर के बारे में बताएंगे, और इसके एग्जाम्पल के बारे में बताएंगे। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।